बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। आज स्पेशल प्रोग्राम हम ट्रिब्यूट कर रहे हैं 18 अक्टूबर 2007 के उन शहीदों को जिन्होंने जमहूरियत की बका और तसलसल के लिए अपनी जानों के नजराने दिए। 170 से ज़्यादा शहीद और 600 से ज़्यादा वो जियाले इस जमहूरियत के तसलसल की वजह से उन्होंने जामे शहादत नोश किया। 600 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। क्या मंजर थे 2007 18 अक्टूबर को कि जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर साहिबा वतन वापसी का ऐलान करती हैं। जब वो वतन वापसी का ऐलान करती हैं तो हर तरफ एक ही आवाज़ थी और कोई दरो दीवार, कोई ऐसी जगह न थी कि जहाँ पर बेनज़ीर साहिबा के आने की खुशी में वेलकम की चॉकिंग न की गई हो। तो बहुत ही ऐसे मनाजिर थे कि जो तारीख ने कम देखे। एक मंजर वो था कि जब पहली बार जनरल ज़िया-उल-हक की हुकूमत में बेनज़ीर साहिबा वापसी हुई, और सेकंड टाइम ये था कि वही लेगेसी और आवाम का वही ठाठे मारता समंदर और आवाम का वो प्यार के बेनज़ीर साहिबा के एक दीदार के लिए, उनकी एक झलक देखने के लिए दूर दराज आज़ाद कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान और चारों सूबों से आवाम कराची में उमड़ कर आई। और दुश्मनाने जमहूरियत को शायद ये खटक गया था, उनको ये पता चल चुका था कि अब हमारा वक्त जाने वाला है और इस मुल्क में जमहूरियत आने वाली है। तो जमहूर के इस काफिले पर, जमहूरियत की इस रोशनी पर, इस किरण पर जो हमले किए गए, उन हमलों में कौन लोग मुलविस थे, क्या वो मनाजिर थे, आज हम इस पे बात करेंगे। और आज का प्रोग्राम हम उन्हीं जमहूरियत के परवानों को ट्रिब्यूट करेंगे, बेनज़ीर साहिबा को ट्रिब्यूट करेंगे कि ये जमहूरियत तुमसे है। बहुत सारे लोगों से भी हम बात करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी बात करेंगे, सिविल सोसाइटी से लेकर जर्नलिस्ट से भी हम बात करेंगे कि वो कैसे देखते हैं कि इस मुल्क ने जमहूरियत के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और आज जमहूरियत का तीसरा दौर फल फूल रहा है। तो ये क्रेडिट भी बिलखुसूस बेनज़ीर साहिबा और उनके परवानों पर जाता है कि जिन्होंने जामे शहादत नोश किया और एक आमिर के सामने सरे तस्लीम खम नहीं किया और उनका डटकर मुकाबला किया। क्यों ना करती बेनज़ीर साहिबा उस शहीद बाबा की बेटी थी कि जिन्होंने खुद भी मर्सी पटिशन साइन करने से इनकार कर दिया था और फांसी के फंदे पर लटक गए थे, लेकिन उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था। ये वही तसलसल था कि जिस तरह भुट्टो साहब ने भी फांसी पर चढ़ना पसंद किया लेकिन उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उसी तसलसल को, उसी लेगेसी को आगे लेके गई बेनज़ीर साहिबा, उनकी बेटी, और उन्होंने भी जामे शहादत नोश किया। कई रुकावटें ऐसी आईं और उनको डराया गया, धमकाया गया, हत्ता कि उनके काफिले पर बम धमाके किए गए, उनके कारकुनान को शहीद किया गया। लेकिन फिर भी बेनज़ीर साहिबा ने न सिर्फ उन कारकुनान को हौसला दिया, तसल्ली दी, बल्कि उस सफ़र को आगे रखा और डिमांड कर दी कि जनरल मुशर्रफ साहब अब आप हमें नहीं चाहिए और अब मुल्क में मुनसिफाना इलेक्शन हो के रहेंगे। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप साहबजादे हैं नबील गबोल साहब के, नादिर गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नादिर गबोल साहब, क्या आप सुन सकते हैं? जी, मुझे आवाज आ रही है। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। आज जिस तरह सानिया कारसाज के शहीदों को ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है, उनकी काविशों को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, किस तरह उनको आप याद कर रहे हैं? बहुत सारे लोग आज भी जमा हैं यादगार शुहदा पर। तो आप बताएंगे कि ठीक है उन्होंने कुर्बानी तो दी, लेकिन उनके कातिलों का क्या हुआ? नादिर गबोल साहब जी, जैसा कि आपको पता है या नहीं है, उस दिन 2007 में 18 अक्टूबर को जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आई थी तो मैं खुद वहां पे मौजूद था और बहुत सारे हमारे दोस्त शहीद हो गए थे। मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं बच गया था। मुझे आना के शार्पनर्स भी लगे थे मुझे, मगर अल्लाह ने मुझे बचाया उस दिन। तो वो दिन तो मैं कभी नहीं भूल सकता। जो हमारे शहीद हैं उनको भी हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। जितने भी हमारे शहीद हैं उनकी वजह से ही आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी जिंदा है, अवाम के दिलों में जिंदा है, और हमारे शोधा की वजह से ही भुट्टो आज भी जिंदा है। जो एक नारा है हमारा बड़ा मशहूर, जिससे हमारे जो सियासी हमारे जो ओपोनेंट्स है वो बड़ा इख्तलाफ लेते हैं, तो उनको ये नहीं समझ में आता कि बहुत सारी कुर्बानियों के बाद भुट्टो जिंदा है, इसलिए ये नारा हम आज भी लगाते हैं। ठीक है। तो जहां तक आपने बोला कि जो कसूरवार है, अब कसूरवार तो सबको पता है ना कि उस वक्त मुशर्रफ ने डायरेक्ट शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बोला था कि आप नहीं आए। उसके अलावा जो अरबाब रहीम थे, सीएम थे उस वक्त सिंध के, उन्होंने भी कहा था कि नहीं आए।
तो ये इन सब की मिली भगत है, और ऑब्वियसली जो टेररिज्म का जो एक एस्पेक्ट है उसको भी हम रूल आउट नहीं कर सकते। तो ये तमाम जो फैक्टर्स हैं इन्होंने मिलके ही ये एक सानिया किया था। उसके आप बाद 2000 गबोल साहब, आपने जिस तरह कहा कि आप भी वहां मौजूद थे, और न सिर्फ आप और पूरे ही पाकिस्तान से शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के इस्तकबाल के लिए जियाले मौजूद थे, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया मौजूद था। आपको ये भी इल्म में होगा कि स्ट्रीट लाइट्स ऑफ कर दी गई थी शारा फैसल की, और सिटी गवर्नमेंट एमक्यूएम पाकिस्तान के पास थी। नाजिम जो थे उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, और सीएम ये जिस तरह आपने नाम लिया अरबाब साहब थे। तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कोई अमल में नहीं आई। जो वो गरीब जो कारकुनान थे या जो वर्कर थे या जो रहनुमा थे जो दूर दराज से आए थे, आपने देखा कितना दिलसोज मंजर था कि चप्पलें थीं, किसी का हाथ कहाँ है, किसी के जिस्म के बाकी हिस्से कहाँ हैं। दर्दनाक वाकया था। तो उनको इबरत का निशाना कब बनाएंगे आप? बिल्कुल, देखें, मैं खुद 3 रात सो नहीं सका था, क्योंकि मैंने ये मनाजिर देखे थे कि किसी का हाथ पड़ा हुआ है तो किसी की पैर पड़ी हुई है। माओ की रोने की आवाज, चीखने की आवाज मेरे कानों में आज तक गूंजती है। मगर देखें, जिस तरह पाकिस्तान की तारीख में शुरू से होता आया है कि कायद आजम की जो मौत थी वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है, फातिमा जिन्ना की मौत वो भी कंट्रोवर्सी, लियाकत अली खान का जो हमारे एक नायल गवर्नर हैं जो बोलते हैं कि वो कराची के फर्जंदन को ये भी नहीं पता कि रावलपिंडी में लियाकत अली खान साहब शहीद हुए थे, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है उनकी शहादत। तो देखिए, पाकिस्तान का तो ये तारीख है ना कि जो जाए वाकया होता है वहां से तमाम सवाबित मिटा दिए जाते हैं। फिर उसके बाद जो बहुत बड़ा एक सानिया हर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर के लिए हुआ कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी लियाकत बाग से निकलते हुए शहीद किया गया, तो वो भी जाए वारदात बिल्कुल साफ कर दी गई थी। हमने कितनी इंटरनेशनल टीम्स मंगाई, उन्होंने आके जायजा किया, उन्होंने तो बोला भाई यहाँ पे कोई सबूत ही नहीं है, हम कैसे पता लगा सकेंगे। अच्छा, आप गबोल साहब ये बताएंगे, वो जो केसेस दाखिल हुए उसको आप परसू करते हैं? उनकी पेशियों पर आपकी क़यादत आप लोग जाते हैं? बिल्कुल जी, हमारा वकील फॉलो करते रहते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सिर्फ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत नहीं बल्कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की भी जो जुडिशियल जो मर्डर था उनका, वो केस भी हमने दोबारा उठाया था। उसको भी हम जब भी उसकी तारीख लगती है हम परसू करते हैं। मगर बात हुई है ना, घूम फिर की बात उधर ही आ रही है कि उस वक्त मुशर्रफ का दौर था, मुशर्रफ ऑल इन ऑल फुल पावर में था, तो उसने तमाम सवाबित वहां से मिटा दिए थे। तो कुछ हमें जब मिला ही नहीं, कोई सबूत मिला ही नहीं, तो फिर कोर्ट में हम कैसे इस चीज को हम चैलेंज कर सकेंगे। चले लास्ट में गबोल साहब, लास्ट में मुझे ये बताएंगे कि जो शहीद थे और 600 से ज्यादा जो जख्मी जियाले थे, उनकी खातिर ख्वाह किस तरह आपने की? हमारी इत्तलात के मुताबिक हमारे ज़राए बता रहे बहुत सारे अभी भी वो जानिसारा ने बेनज़ीर के चाहे लोग हों या आपके वो वर्कर हों, वो जियाले, जिनके ज़बान पे एक ही बात थी, वेलकम वेलकम बेनज़ीर वेलकम। तो उन वेलकम करने वाले वो बहुत सारे लोग शहीद हो गए, कुछ जख्मी हुए। तो बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़ा लॉस है, और ये जमहूरियत की बका आज उन्हीं के तसलसल से ये चल रही है। तो उनकी कोई खातिर ख्वाह, उनको कुछ आप लोगों ने एंटरटेन किया? बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। देखें, 2007 18 अक्टूबर के अगले ही दिन 19 अक्टूबर की सुबह शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने मेरे वालिद साहब नबील गबूल साहब जो कि एमएनए थे लियारी से उस दौर में, तो उनको बोला था कि आ जाओ मेरे साथ, हमने जाना है लियारी और हर उस शहीद के घर विजिट करना है जिसकी माँ आज अपने बेटे के लिए इंतजार कर रही है। तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा खुद गई थी, मगर अनफॉर्चुनेटली उसके आपको पता है 2 महीने बाद ही शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को भी शहीद कर दिया गया। मगर जहां तक आपको बात है कि खैर और ख्याल कैसे रख रहे हैं, तो बिल्कुल हमने नौकरियां भी दी हैं, हमने बहुत सारे सपोर्टर्स की मदद भी की है हमने माली तरीके से, और जो जाने सारे बेनजीर भुट्टो जो ज्यादातर लियारी से ही होते हैं। कल भी जो जलसा था मैं उधर मौजूद था, आपने देखा होगा बाग जिना में, तो कल बहुत सारे जाने सारे बेनजीर वही थे जो जिनके वालिद या जिनके रिश्तेदार 2007 में जिन्होंने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का इस्तकबाल किया था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जाले हैं हम कभी भी उनको भूलते नहीं है, और यही वजह है कि वो इतने प्यार से और इतने जज्बे से हमारे साथ वफादार हैं और आज भी भुट्टो का नारा लगाते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया नबील गबोल साहब और आप नादिर गबोल साहब। जिस तरह आप लोगों भी एक लेगेसी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत की बका के लिए कुर्बानी दी, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और जिस तरह नादिर गबोल ने कहा कि बेनजीर साहिबा धमाका तो हो गया, और ऐसा वाकया कि 2007 18 अक्टूबर की जब हम बात करते हैं तो एक शाम गरीबा सा मंजर था
कि हर तरफ एक आहो बका सी थी। कहीं माँ रो रही है, कहीं भाई बहन को रो रही है, कहीं भाई भाई को रो रहा है। और फिर शहीद कायद 2 माह बाद उनको शहीद कर दिया गया, लेकिन उस वक्त वो घर पे ना रहीं और गईं, उनकी अयादत की, उनकी फैमिली से मिली। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को बिल्कुल भी डर खौफ नहीं था कि फिर भी उन पर हमला हो सकता है, और वो बहादुर खातून थी। फिर उनकी अयादत के लिए गई, उनकी फैमिली को हौसला दिया, और ये जमहूरियत का तसलसल चलता रहा। फिर बेनज़ीर साहिबा ने धड़ल्ले से अपनी इलेक्शन कैंपेन की, और न सिर्फ कराची बल्कि बहुत सारे पाकिस्तान के शहरों में उन्होंने इलेक्शन कैंपेन की, जलसे किए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मलिक मुनव्वर साहब। मलिक साहब सुन सकते हैं? जी साजिद भाई, आ रही आवाज? बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने टाइम दिया। बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट, क्या मनाजिर थे 2007 18 अक्टूबर? बेनज़ीर साहिबा का तैयारा तो लैंड हो गया, बेनज़ीर साहिबा अपने आंसू भी न रोक सकी, और हर तरफ एक ही सदा थी, वेलकम वेलकम बेनज़ीर वेलकम। तो बेनज़ीर के जियालों पर हमले हुए, और कहीं किसी का हाथ था, कहीं किसी का पैर, जिस्म के उज़ू बिखर गए। तो ये आज जो जमहूरियत फल फूल रही है, ये वही तसलसल है। लेकिन आप वो मंजर कुशी करेंगे, क्या मनाजिर थे? आप वहां पर मौजूद थे उस वक्त? साजिद भाई, आपका शुक्रिया, और आपके चैनल का भी, कि आज बहुत ही ज्यादा अहम और बहुत अहम नुक्ते के ऊपर आज आपने प्रोग्राम भी रखा और हमसे बात भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया साजिद भाई। जहाँ तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बात है, तो हमें भी 25 साल से ज्यादा अरसा हो गया सहाफत में, और जब से हमने सहाफत में ये होश संभाला, और हम देखते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से सियासत को भी, और जब हम आए तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है जिला वतन थी, और जब उनकी वतन वापसी हुई, आपने देखा कि 1987 में जैसे लाहौर में आई, उसके बाद कराची में आई, तो अवाम का एक बहुत बड़ा ठाठी मारता समंदर था। लेकिन हम उस वक्त यंग जवान थे, मगर अब हम चूंकि मिच्योर हो चुके थे, फील्ड में आ चुके थे, और ये पहले वाला मंजर भी अपनी आंखों से देखा था। अच्छा। और 18 अक्टूबर 2007 का मंजर भी हमने अपनी आंखों से ही देखा है। ये वो इंसानों का ठाठी मारता समंदर था, जो कि हमें बहुत अरसे से किसी जगह पर नजर नहीं आया था। बेनज़ीर भुट्टो थी, जिसके एक दीदार के लिए अवाम के ठाठी मारता समंदर जो है मुंतजर था, उनके इस्तकबाल के लिए जोग दर जोग जो है लोग काफिलों की शक्ल में एयरपोर्ट की तरफ रवा दवा थे। 2-4 दिन पहले से ही मीडिया कमेटियां वगैरह बन गई थी, और जानिसारा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के उनके जो वर्कर थे उनकी ड्यूटियां लगा दी गई, मीडिया में पासेस वगैरह जारी कर दिए गए। बहुत यकीन बहुत बड़े इंतजाम पीपल्स पार्टी ने भी किए थे, उन्होंने ये भी यकीन था कि लोग भी बहुत आने हैं। तो हमने क्या मंजर देखा साजिद भाई, कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का तैयारा लैंड करता है पुराने एयरपोर्ट कराची पे, तो जैसे ही ये बाहर जहाज के ऊपर आती है, बाहर जहाज से निकल कर आती है, तो उनकी जो पार्टी के रहनुमा थे उन्होंने उनको रिसीव किया। लेकिन ट्रक पर सवार हुई, ट्रक एक स्पेशल सजाया गया था, ब्लड प्रूफ ये ट्रक तैयार किया गया था, और ट्रक की छत पर जो है वो पर ब्लड प्रूफ शीशे भी लगाए गए थे। और हमने देखा कि जैसे ही एयरपोर्ट की गेट से बाहर आई, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आंखों में आंसू थे, और बारगाह खुदावंदी में हाजिर होकर दुआ कर रही थी। यकीनन वो यही दुआ होगी, कोई शुक्र बजा ला रही थी अल्लाह ताला का कि वो पाक कर जमीन पर उन्होंने कदम रखा है। और जो आवाम को देख रही थी, मैं समझता हूँ शायद उनको आवाम के इस मंजर कशी को देखकर वो अपने जज्बात पर भी काबू न रख सकी। मगर अफसोस, सद अफसोस कि जो कुव्वतें नहीं चाहती थी कि बेनज़ीर भुट्टो वतन वापस आए, जो काफी अरसे से उनका रास्ता रोके हुए थी, मगर वो उसको जो है इस इतने बड़े इस्तकबाल को तहस नहस करने के लिए उन्होंने दहशतगर्दाना हमले किए। अच्छा मलिक साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी पिंकी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का रास्ता रोका गया, उन्हें डराया गया, धमकाया गया। इवन ये कि वो कहते हैं कि ट्रेलर दिखाया गया कि आधे रास्ते में ही उनके जानिसार, उनके
प्यार करने वाले जो दूर दराज पूरे ही पाकिस्तान से जियाले आए थे, उन पर दो दो धमाके किए गए, लेकिन हौसले तो फिर भी हमें बुलंद दिखाई दिए। वो हौसलों पर अगर आप कमेंट करना चाहें, वो क्या हौसले थे कि बेनजीर साहिबा का वो काफिला रुक ही नहीं रहा, वो हॉस्पिटल पे भी जा रहा है, फिर वो इलेक्शन कैंपेन भी धड़ल्ले से चला रही हैं, और वही सपोर्ट और वही स्पिरिट हमें लोगों में भी दिखाई दे रहा है। वो कारकुनान भी उसी तरह मतलब उनमें भी जज्बा था। साजिद भाई, मैं इसको, इन धमाकों को मैं ट्रेलर नहीं समझता, ना ये ट्रेलर थे। मैं तो समझता हूँ कि ये डायरेक्ट मोहतरम बिन भुट्टो शहीद अच्छा। पर हमला था, मगर कुदरत ने उन्हें बचाना था किसी और वक्त के लिए, तो अल्लाह ताला ने उनकी जान बचाई। मगर आपने देखा कि 170 से ज्यादा लोग जो है इसमें शहीद हो गए और 600 से ज्यादा अफराद शदीद हालत में जख्मी थे। मैं खुद अपनी मेरी आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ, क्योंकि हम कवर कर रहे थे इवेंट को एज ए बीइंग जर्नलिस्ट, एज ए जो मैं जिस इदारे से मुंसलिक था, तो हमारी भी ड्यूटी थी कि एयरपोर्ट से मिज़ार कैद पे जाकर जलसा होना था। 12 बजे का टाइम था, मगर 12 तो यही कार साहब के मकाम पर ही बच चुके थे। अवाम का ठाठी मारता समंदर था, कछुए की नहीं खरगोश की चाल जो है वो चल रहा था। ये काफिला ऐसा बड़ी मुश्किल से ये 12 बजे के करीब जो है इस मकाम पर पहुंचा था, और जब ये यहाँ पर पहुंचा तो देखे कि पहले एक छोटा धमाका होता है, उसके बाद एक फौरी दूसरा बड़ा धमाका होता है। इतना शदीद धमाका होता है कि इस लाखों के मजमे को उसने तहस नहस करके रख दिया। जिस तरफ देख रहे थे लाशें बिखरी। इब्तदाई तौर पर तो हवास भागते हो गए लोग भी, हम भी बड़े परेशान हो गए कि क्या हो गया, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द के साथी भी हम देख रहे थे कहीं खून में लग पाते हैं, तो बहुत ज्यादा शदीद तशवीशनाक जो सूरत वो सामने आ चुकी थी। मगर सिंगल जाम हो गया, सब कुछ हो गया। जब हमने देखा तो हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी हैं, इंसान जो है वो आओ बका है उनकी, मगर उनका कोई परेशान हाल नहीं है। लेकिन वही बेनजीर भुट्टो शहीद उस ट्रक से उतरती हैं, उनको उतारा जाता है और एक दूसरी गाड़ी में सवार करके बिलावल हाउस पहुंचा दिया जाता है। हमने फिर अस्पताल पहुंचे, लियाकत नेशनल में खुद गया। ये रात भर हम रिपोर्टिंग करते रहे कि ये हो क्या क्या है, और इतने ठीक है क्योंकि कोई तैयार आवाजें होती गई, तो मीडिया चैनल ने भी उसको रिपोर्ट किया। हमने तो उसी वक्त कर दिया था, में लोग जो है अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। मगर जब हम देख रहे हैं कि पूरे रात का ये हमने खुद देखी सूरत हाल के ये हालत रही। मगर दूसरी तरफ मैं आपको दाद दूंगा कि वो बेनजीर भुट्टो शहीद के जब बिलावल हाउस से हमें ये मैसेज आता है कि बीबी जो है वो मीडिया से बात करना चाहती है, तो आप लोग फौरी पहुंचे, तो हम पहुंचे। मगर बेनजीर भुट्टो की आंखें जो बार जरूर थी, मगर वो घबराई हुई नहीं थी। आज तो लोग कहते हैं ना कि घबराना नहीं, ये घबराना नहीं वाली बात जो है ये तो बेनजीर भुट्टो हो जाती है। वो नहीं घबराई थी, उन्होंने घबराने नहीं दिया लोगों को, अपने कारकुनान को, पाकिस्तान की आवाम को। वो पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ी रही। घबराने का जो लफ्ज है ये उन्होंने बता दिया कि घबराना किस तरह लीडर मौजूद होता है। आजकल जैसे सिर्फ ये कह दिया आवाम को कि घबराना नहीं, और खुद जो है वो ऐश और आराम की जिंदगी जी रहे हैं, और आवाम को कह रहे हैं कि घबराना नहीं, भले जितने भी जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए जाए, महंगाई आसमान से छू रही है, बातें कर रही है, आवाम जो गरीब आवाम पिस रही है, लोगों से कहा जा रहा है कि घबराना नहीं। घबराना तो ये वाली बात थी कि जब आवाम घबरा गई थी, मगर शहीद बेनजीर भुट्टो जो है तो एक दीदा दलेरी के साथ, उसी नडर बहादुरी के साथ जो है वो आवाम के दरमियान मौजूद रही और आवाम को तसल्लियां दी। उन्होंने मेरा बिलावल हाउस के सामने बैठ के जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया को बताया, उन कुत्तों को मैसेज दिया कि मैं डरने वाली नहीं हूँ, तुम एक नैकी लड़की से डर गए हो, मगर मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगी, सवात में अपना पाकिस्तान का परचम लगाऊंगी। क्योंकि हर तरफ देख रहे थे हम धमाके हो रहे हैं, जगह जगह हर शहर में दहशतगर्दी के जो है वाकयात रूनुमा हो रहे थे। इन दर्दनाक हालात में भी बेनजीर भुट्टो उन हॉस्पिटलों में पहुंचती है, हॉस्पिटल गई, उन्होंने अपने कारकुनान की इयादत की, फिर देखे दूसरे हॉस्पिटलों में गई, लोगों के पास गई। फिर आपने देखा कराची से निकल कर उन्होंने पेशावर का रुख किया और मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने जलसे मुनक्कद की। हालांकि उनको थ्रेड थी, बहुत सारी रुकावटें थी, मगर उसके बावजूद भी वो बेनजीर भुट्टो शहीद जो है वो न डरी, न झुकी, न दिखी, वो आवाम के साथ खड़ी रही। यही सोच होती है साजिद भाई, यही विजन होती है लीडरशिप की
जो लीडर जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था, मोहतरम भुट्टो ने दिया, और आज वही सोच वही विजन उनका साहबजादा बिलावल भुट्टो जरदारी में नजर आ रहा है कि वो भी आज सैकड़ों थ्रेटों के बावजूद भी अवाम में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो अचीव कर रहा है, अवाम के अंदर दरमियान में है। और आज उन्होंने जैसे जलसे यहाँ पर मुलाकात किया, रबीउल अव्वल की वजह से एक दिन उन्होंने पहला कर दिया खताने कार साहब के शुहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए, तो उन्होंने मैसेज दिया है कि हम शहीद बेनजीर भुट्टो का जो अधूरा मिशन था, जो रह गया था मिशन, उसकी तकमील के लिए हम उसी अज़म, उसी बनवले, उसी जोश जज्बे के साथ आवाम के दरमियान और आवाम को जो उसके हकूक है वो लेकर देंगे। ठीक है। तो साजिद भाई बहुत बड़ा ये साने 18 अक्टूबर का वाक़या, यकीनन 27 दिसंबर का वाक़या बहुत बड़ा रावलपिंडी के बाग में, लियाकत बाग में जो है बेनजीर भुट्टो शहीद को उस जगह पर पहुंच शहीद कर दिया गया। मगर ये भी वही दिन था 18 अक्टूबर को बेनजीर भुट्टो की जान लेने की कोशिश की गई, मगर अल्लाह ने उनको बचाना था, वो बच गई। और शायद अल्लाह ने इम्तिहान भी लेना था कि एक खातून हो के, एक औरत हो के वो कितनी बहादुर है, शायद यही दिखाना था कि इतने दहशतगर्द हमले, बजा आपने कहा कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, और क्या खूब कहा आपने कि वो शहीद की बेटी हौसले देती रही कौम को कि वो ना डरी, ना कोई उन्होंने मुफाहमत की, और जिस नजरिए, जिस सोच और उसूल पर वो कारबंद थी, और उसी पर ही, उसी राह पर चलते ही उन्होंने जामे शहादत भी नोश किया। और उनके जो जलसे थे, जो इलेक्शन कैंपेन थी, उसको देखकर दुश्मनाने जमहूरियत के दिल दहल चुके थे, और बेनजीर साहिबा के लिए गीदड़ों की फौज लगा दी गई उनके पीछे। मतलब मैं क्या अल्फाज शायद मेरा साथ ना दें, और शायद जाल और हर तरह की मामलात और जाल बिछाए गए कि किस तरह बेनजीर साहिबा को इस रास्ते से हटाया जाए। बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर साहब, आपने टाइम दिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदा अनवर मक्सी यादगारे शुहदाए कारसाज पर मौजूद हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से बात की है, आए सुनते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA मैडम शाहिदा रहमानी साहिबा। हम इनसे बात करेंगे योम शोहदा के हवाले से। अच्छा मैडम, आप मुझे ये बता दो, हर साल जो है ना आप योम शोहदा को खराज तहसील पेश करते हो, तो इस हवाले से बता देना क्या। देखिए 2007 18 अक्टूबर आज ही का दिन था, और जब हमारी खुशी जो है वो बड़ी दीदनी थी, क्योंकि हम अपने हर दिल अजीज़ लीडर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का इस्तकबाल करके उनके काफ़िले में रवा दवा थे। और आपने देखा कि उस वक्त की हुकूमत ने जो आर्मी डिक्टेटर की थी, उन्होंने कहा ये 12 बजे से ज़्यादा नहीं चल सकेगा ये, और आपने देखा कि ठीक 12 बजे वहाँ पर एक बुज़दिलाना हरकत की गई, और तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि पुरअमन काफ़िले पे एक इतना मतलब लोग खुशी से रक्स करते हुए जा रहे थे। वहाँ पे उन्होंने जिस तरीके से 2 खुदकश धमाके किए, और यहाँ पे इंसानी आज़ा बिखरे हुए थे। पीपल्स पार्टी अपने जो शहीद हैं उनको कभी नहीं भूलती। हम उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने के लिए इसी तरह जब तक जान है इसी तरह पेश होते रहेंगे, और उनको जो उनके लिए दुआ भी है। और उनका जो है हम इस तरीके से आज देखें पूरी लीडरशिप यहाँ पे आई है। कल से हम इसको जैसे अक्टूबर का महीना शुरू होता है शहीदों के पास जाते हैं, आज भी उनकी कब्रों में गए और फातिहा ख़्वानी की। बाकी ये है कि उसके बाद मोहतरमा शहीद को भी जो है शहीद किया गया था। तो इस मुल्क में जो जमहूरियत है, जो जमहूरी जद्दोजहद है, मैं समझती हूँ कि उसका क्रेडिट जो है इन शहीदों को जाता है। अच्छा, हमने बात की है MNA शाहिदा रहमान से, योम शहदा के हवाले से उनका यही कहना है कि हमारे शोहदा के जो है ना कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद स्पेशल प्रोग्राम हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं सानिया है कारसाज के शुहदा को। इस वक्त हमें नौजवान जियाला ने ज्वाइन किया है, मीर समद साहब ने। समद सुन सकते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मीर समद आप सुन सकते हैं?
जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। बहुत शुक्रिया मीर। 18 अक्टूबर 2007 ये वो मनहूस दिन था कि जब जमहूरियत के परवानों पर और बेनजीर साहिबा के काफिले पर धमाके किए गए और 177 से भी ज्यादा शहीद हुए, 600 से ज्यादा जख्मी हुए, बहुत सारे उज़्व बिखर गए सड़कों पर। ऐसा क्यों हुआ और कौन लोग इसमें मुलविस थे, और क्या हमें आज जिस तरह हम इनको उन शहीदों को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, हम उनको आज रेड सैल्यूट पेश कर रहे हैं, तो आप भी मुमकिन है उसी कारवां में मौजूद थे? क्या मनाजिर थे बीइंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हुए, बताएंगे? साजिद भाई, शुक्रगुजार हूँ कि आज एक अहम नौयत के पॉइंट पर आपने मुझे गुफ्तगू करने के लिए अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, मैं समझता हूँ कि आपको बेहतर पता है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की इस मुल्क से जो जलावतनी थी वो किन वजूहात की बुनियाद पर थी, और उस वक़्त के जो एक डिक्टेटर और एक आमिर जो समझता था कि इस मुल्क के अंदर से जमहूरियत और जमहूरी सोच के हामिल लोगों का खात्मा हो, जिसके लिए उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को सबसे पहले जो है केसू में धकेला और उसको यहाँ से बाहर करवाया, बदमाशी के जोर, बंदूक के जोर पर। और पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने वो 10-12 साल जिस मुश्किल में गुजारे, आप शायद उसमें से एक बहुत बेहतरीन विटनेस है एज अ सहाफी, आपने उन सबको कवर किया। तो उसके बाद जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जो फैसला किया वतन वापसी का, सरेआम कहा जाता था कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा आपको कत्ल कर दिया जाएगा, आपके खिलाफ तालिबान खड़े कर दिए गए हैं, आपके खिलाफ फोर्स से लोग खड़े कर दिए गए हैं, आपके खिलाफ इंटरनेशनल एजेंसी को खड़ा कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद उस बहादुर औरत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने कहा कि अगर मैं मरूं या जीऊं, मैं अपने वतन में जाकर मरना और जीना करना चाहता हूं अपनी कौम और अपने वतन की खातिर। तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इसी बात को मद्देनजर रखते हुए 18 अक्टूबर का दिन चुना और पाकिस्तान वापसी का इरादा किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को 18 अक्टूबर 2007 समझ, सॉरी फॉर इंटरप्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, के जो हमने देखा उस वक्त कि हर जगह पर, हर सड़क पर कैंप कायम कर दिए गए थे, बच्चे, बड़े, खवातीन, मतलब एक चेहरे उनके खुशी से महक रहे थे कि बेनजीर साहिबा को आज हम देखेंगे। ऐसा क्या मतलब वो प्यार था अपनी कायद के साथ लोगों का कि पूरे ही पाकिस्तान से उमंड कर लोग शहर कायद में पहुंचे और पैर रखने की भी जगह न थी, लेकिन दुश्मना ने जमहूरियत को यह हजम ना हुआ और 2 धमाके कर दिए गए। फिर धमाकों में जो लोग शहीद हुए वो मंजर भी जरा आप बताएं, आपने आंखों से देखे। साजिद भाई देखें, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की वतन वापसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान के लिए खुशी की बात नहीं थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की वतन वापसी के लिए इस मुल्क के हर दर्द रखने वाले बच्चे के लिए खुशी का दिन था। यकीन जानिए, मैंने अपने लाइफ मतलब अगर मैं ये कहूं ईद से पहले ईद थी। बिल्कुल ऐसा था, बिल्कुल ऐसा था। आपने देखा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जो वतन वापसी का ऐलान जो हुआ, वो रमजान शरीफ के दिन, वो मेहनत, वो रातों को रोडों के ऊपर सहरी करना, रोडों के ऊपर अफ्तारी करना, और एक ऐसा माहौल जो पाकिस्तान में शायद एक यकजहती, मोहब्बत, अमन और भाईचारे को मैंने पहली बार देखा कि तमाम लोगों ने सियासत से बालातर होकर, नजरियात से बालातर होकर, रंगो नस्ल से बालातर होकर इस बात पर मुत्तफिक थे कि वतन वापसी होने वाली है एक ऐसी खातून की, एक ऐसी लीडर की जो शायद इस वतन को फिर से वो वतन बना सकता है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान बनाना चाहते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वक्त आया जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो यहाँ पहुंची इस शहर में, उस वक्त जिन लोगों के पास में ताकत और कुव्वत थी, उन लोगों की मरहून मिन्नत और उनके आकाओं के कहने पर यहाँ पे जो कुछ होता रहा, सरेआम जो धमाके हुए, जो वहां पे कई नौजवान जो हमारे वो शहीद हुए। उसके बाद जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को कहा गया कि ये ट्रेलर दिखाया गया है, आपको इससे आगे मजीद बहुत कुछ हो सकता है, तो वो बीबी कहती थी कि अगर मैं, मेरे बच्चे, मेरे नस्ल, मेरे कारकुन एक भी जिंदा रहेगा तब तक भी हम जो है इस अपने बात से पीछे नहीं हटेंगे। अब मैं वतन वापस आई हूँ और मैं जाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आया हूँ इस वतन को। आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं बेनजीर साहिबा की उस बहादुरी, उस सोच और उस दिलेरी को देखकर। मुझे लास्ट में ये भी बताइएगा कि उस वक्त बेनजीर साहिबा के
जो पोस्टर थे या जो बिलबोर्ड थे उसके हटाने के भी अहकामात दिए गए थे उस वक्त के साबिक सीएम अरबाब गुलाम रहीम की उनकी जानिब से। और फिर सिटी गवर्नमेंट मुस्तफ़ा कमाल साहब लीड कर रहे थे, एमक्यूएम पाकिस्तान लीड कर रही थी, तो स्ट्रीट लाइट्स भी ऑफ कर दी गई थी। तो ये कड़ियां कहाँ मिलती हैं? शायद देखिए, मैं समझता हूं कि ये बैनर हटाना बहुत छोटी सी बात थी। मैं उस एनी विटनेस उस घर में से हूँ जिस घर में ये तैयारियां जो है जोश खरोश से जारी थे। मेरे वालिद साहब ही इस कराची के जानिसारान के इंचार्ज थे और मुझे मालूम है कि किस किस्म के थ्रेड्स, किस किस्म की धमकियां, किस किस्म के अजियतों का सामना हमने किया उन डेज में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारी कायद जो थी वो ये कह रहे थे कि इस बात से कतई नजर कि आप लोगों के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं आ रही हूँ और मैं आने के बाद सबसे इस बात को निमट लेंगे। तो हम इस बात पर बहुत खुश थे कि इंशाअल्लाह अज़ीम जो कुछ भी हो, जैसा भी हो, हमारी कायद जो है वो हमसे कनेक्ट है। तो यही एक बूस्ट अप था हम सबके लिए कि हमारी कायद जो है वो बजाते खुद हमें लीड कर रही है और वो अपने एक एक कारकुन को बजाते खुद उनसे राब्ते में थी और मुश्किलात थे। अरबाब रहीम साहब ने जो कुछ किरदार अदा किया वो दुनिया के सामने है। इस कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक असूल रखा है कि आप जो करोगे उसका सजा आपको इस दुनिया में दिया जाएगा, आप भुगतोगे। चाहे वो अरबाब रहीम ने किया, चाहे उन कुव्वतों ने किया जो आज दरपदर फिर रहे हैं, चाहे उसमें मुस्तफ़ा कमाल उसके एडमिनिस्ट्रेटर शामिल थे, जितने लोगों ने उस वक्त नाजायज तौर पर इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए एक जमहूरी कायद को, उनकी जमात को और उनकी कारकुनान के राह में रुकावटें डाली, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जलील और ख्वार कर चुका है और बदर बदर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। लेकिन हम समझते हैं जिन्होंने जो कुछ भी किया, आज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हम में नहीं है, आज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हमसे जा चुकी हैं। लेकिन खुदा की कसम अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन के तौर पर कहता हूं कि मेरे सीने में, मेरे नजरिए में, मेरे सोच में और मेरे किरदार के अंदर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो उस वक्त जिंदा रहेगी जब तक मेरी जात और मेरे जान के अंदर सांसें बाकी। चलें जी, बहुत शुक्रिया मीर समद साहब। और क्यों ना हो कि बेनजीर साहिबा की शख्सियत तमाम चीज़ों से बालातर थी और बहुत सारे लोगों के मन में उनकी सियासत, उनकी दिलेरी, उनकी लेगेसी आज तक जिंदा है और वही तसलसल आज भी जारी है और लोगों को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जी, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन है आप, अलवीना आगा साहिबा ने। अलवीना, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। 18 अक्टूबर 2007 आपको भी याद होगा और आपने ये तमाम मनाजिर अपनी आंखों से देखे होंगे कि जिस तरह जमहूरियत के परवानों पर हमले किए गए। बताएं कि वो क्या मनाजिर थे, अवाम के चेहरे खुशी से चहक रहे थे और एक खातून लीडर ने जमहूरियत की तसलसल के लिए जामे शहादत भी उसके बाद नोश किया। लेकिन वो सफ़र था, वो जो काफिला था जो कि एयरपोर्ट से रवां दवा हुआ था, कारसाज के मकाम पर उसको रोका गया, क्या कहेंगी आप, किन अल्फाजों में याद कर रही हैं उनको? देखिए, सबसे पहले तो साजिद, आपने जो अभी पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन किया, बीइंग अ जर्नलिस्ट अगर हम इसका एनालिसिस करते हैं और एक बिल्कुल ही बायस्ड ओपिनियन ना दें तो अगर आप इसको सिनेरियो की बात करते हैं कि ये एक अरसा इतना गुजर गया, उस वक्त प्रैक्टिकली तो मैं सहाफत में मेरा वक्त शुरू नहीं हुआ था, मैं एक स्कूल की स्टूडेंट थी। लेकिन जो हमारा स्टडी करने का प्रोसेस होता है कि बैकग्राउंड में जाना, रिसर्च और हिस्ट्री करना और अपने एक्सपीरियंसेस उसी हिसाब से एनालिसिस अवाम को पहुंचाना, तो मैं प्रैक्टिकली डेमोक्रेसी के ऊपर ज्यादा जो है इस वक्त डिबेट नहीं करूंगी, क्योंकि आपके पास और भी पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट होंगे जो इसी मौजू के ऊपर डिबेट करेंगे। मैं जो है जरा मुख्तलिफ तरीके से आपको इस पे अपना व्यू दूंगी और मैं ये बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत का जो एक सिलसिला है, इस पे अवाम को बुरे तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है और जो डेमोक्रेसी है वो ये नहीं होती है, वो खानदान की इजारादारी नहीं होती। इसी कारसाज आने है कि अगर मैं बात करूं तो एक बूढ़े आदमी है, बूढ़े शख्स जिनका नाम खान बाबा है, वो तारिक रोड के सिग्नल पर जो कब्रिस्तान के दीवार के पास जो उन्होंने अपना पूरा वो लगाया हुआ है हॉकर, सॉफ्ट ड्रिंक्स वो बेच रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी से मुड़कर इसी जमहूरियत ने जाके पूछा उनसे कि आपकी 2 आंखें थी और आप जिंदा थे, आपको अल्लाह ने इन आंखों के साथ पैदा किया था, आप बड़े जियाले थे, आप आए थे बीबी के लिए आए थे और पीपल्स पार्टी के लिए आए थे, लेकिन आपसे हमने इसी जमहूरियत की वजह से वो 2 आंखें छीन ली। क्या किसी ने उनकी खैर खैरियत का पूछा? बहुत ज्यादा जर्नलिस्ट ने उनके राइट्स के हवाले से बात की, उनका विजन चला गया जो नेमत अल्लाह ने उनको दी थी। लेकिन आज वो बूढ़ा शख्स
लड़खड़ा रहा होता है और अपनी खुद ही मदद कर रहा होता है, ना उसको कोई अच्छा जो है ठीक है अलवीना, पैसों के लिए कुछ किया गया, ना कुछ और किया गया। एक और चीज मैं ऐड करूंगी साजिद, जो क्विकली, मैं इसके ऊपर बहुत बड़ा मौजूद है, लेकिन मैं एक चीज ये ऐड करूंगी, जो ये कहते हैं ना कि जमहूरियत जमहूरियत, जमहूरियत कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर जमहूरियत रियल मीन्स में होती तो बहुत अच्छा होता। मैं तो सपोर्ट करती हूँ चाइनीज सिस्टम को, जो डंडे वाला है, अथॉरिटेरियन सिस्टम या सोशलिज्म के नाम पर, जो डंडे से पूरे मुल्क को उन्होंने सीधा कर दिया। यहाँ पर तो हम इसी डिबेट में मारे जा रहे हैं ना कि डेमोक्रेसी नहीं है और डिक्टेटरशिप है। या डिक्टेटरशिप हो या डेमोक्रेसी हो, रियल मीन्स में हो तो फिर मुल्क सुधरता है। यहाँ पे तो खुद चोर है सारे सियासतदान। नहीं अलवीना, अगर इससे कबल हमने देखा कि मुल्क में 35 से 38 साल डिक्टेटरशिप भी रही है, कोई खातरख्वाह, वहां से भी अवाम को तो बेनिफिट नहीं मिले। मैंने यही अपनी थोड़ी देर पहले बात की कि या तो डेमोक्रेटिक सिस्टम हो या फिर डिक्टेटरशिप हो, रियल मीन्स में कुछ भी हो वो अच्छा होता है। लेकिन जमहूरियत को तो कहते हैं ना कि वुमेन का ये ओवरऑल ये ह्यूमन का एक वोट बैंक है, ये लोगों का एक वोट बैंक है, लोगों की आवाज है। तो कौन सी लोगों की आवाज है जिसपे बेवकूफ बना रहे हैं ये जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के ऊपर बेवकूफ बना रहा है। 18वीं तरमीम की बात करते हैं क्या एजुकेशन के नाम के ऊपर। अभी कल ही मैं देख रही थी बिलावल जो है बेवकूफ बना रहे अवाम को। वो इमरान खान साहब के लिए कह रहे हैं कि नेशनल करिकुलम के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे। बेवकूफ तो आप बना रहे हैं लोगों को। 18वीं तरमीम की बात करके घर के 18वीं तरमीम क्या है? आपने पूरी जो पावर्स है अपने हाथ में ली है ना प्रोविंस में, डिलीवर करो। क्यों अभी तक कॉलेजेस जो हैं वो आपने कॉलेजेस को छोड़ा हुआ है, यूनिवर्सिटीज में नहीं है? अलवीना डिबेट किस और तरफ जा रही है। क्या आपको ये लग रहा है कि 18th अमेंडमेंट मतलब सही नहीं थी उस वक्त, ये सही फैसला न था? लेकिन आपको याद होगा कि तमाम सूबों में महरूमी थी, जिस तरह आज भी बलूचिस्तान और सिंध के अवाम में महरूमी है, तो उस महरूमियों का क्या किया जाता? 18वीं तरमीम के बाद कम से कम सूबे खुद मुख्तार तो हैं, वफाक की तरफ मैं दोबारा तो नहीं फैला रहे। आ जाती ना, आपका सवाल कहीं और जा रहा है। मैं एक्चुअली ये कह रही हूँ कि साजिद कि जो 18वीं सो कॉल्ड 18वीं तरमीम कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये रियल मीन्स में अगर आप 18वीं तरमीम यानी कि सूबे को ऑटोनॉमी देना, यानी सूबे को खुद मुख्तार बनाना, क्या सूबा खुद मुख्तार वाकई आइन में बनने के बाद क्या वाकई है? तालीम किसका सब्जेक्ट है? सूबे का सब्जेक्ट है ना। सेहत किसका सब्जेक्ट है 18वीं तरमीम के बाद? वो उसी का प्रोविंस का सब्जेक्ट है ना। ऐसे है, बजट है लेकिन काम नहीं हो रहा, तो वफाक को एग्जीक्यूट नहीं हो रही। क्या फिर आप वफाक पे भी तनकीद करेंगी कि इन्वॉल्वमेंट न की जाए सूबों में? देखिए वो तो जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स जो बता रही है ना, वो एक सुपरविजन है वफाक का। लेकिन जो डोमेन्स ऑलरेडी बजट एलोकेट हुए हुए हैं जिस डोमेन के लिए, जहां पे 18वीं तरमीम ने क्लियरली रेक्टिफाई कर दिया है कि वफाक लास्ट में अलवीना आगा लास्ट में आपने एक बाबा का भी जिक्र किया कि जो अपनी आंखें गवा बैठा बेनजीर साहिबा के उस काफिले में जिस पे दहशतगर्दी की गई, दहशतगर्दी का हमला हुआ उस पर। लेकिन ये दहशतगर्दी जिन्होंने की, जिनको ये हजम न था कि बेनजीर साहिबा इस मुल्क में आती, जिसको आने भी न दिया जा रहा था, फिर आने के बाद उनको थ्रेट किए गए। उस वक्त के सीएम जो थी अरबाब गुलाम रहीम, उन्होंने उनके पोस्टर और उनके बिलबोर्ड हटाने के अहकाम दिए, स्ट्रीट लाइट्स बंद की गई, लेकिन फिर नुकसान अवाम का होता है, उन पे ब्लास्ट होते हैं, कई घर जो हैं उजड़ जाते हैं। तो जो दुश्मनाने जमहूरियत हैं उनको क्या कहेंगी? देखिए वो सिर्फ दुश्मनान जमहूरियत नहीं, वो दुश्मनान इंसान थे। उन्होंने जो है, और इस्लाम ने तो क्लियरली, इसमें तो इस्लाम ने ऑलरेडी इसका जवाब दिया हुआ है ना। इस पर मैं क्या जवाब दूं कि किसी भी एक इंसान का कत्ल गोया पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो ये बात तो मतलब ये तो डिबेट ही खत्म हो जाती है। वो किसी पॉलिटिकल सिस्टम के दुश्मन नहीं थे वो लोग, वो इंसानियत के दुश्मन थे और इस्लाम के दुश्मन थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अलवीना आगा, आपने टाइम दिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दीगर मेहमानों को भी शामिल करते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब सरबुलंद साहब ने। बहुत शुक्रिया सरबुलंद। आज हम स्पेशल प्रोग्राम कर रहे थे सानिया कारसाज के उन शहीदों पर। जमहूरियत के तसलसल आज कायम है और तीसरा जमहूरियत का दौर आज फल फूल रहा है। बिंग वफाकी हुकूमत के आप नुमाइंदा कैसे देखते हैं उस 18 अक्टूबर 2007 के उस सिलसिले को, उस कारवां को के जिसको रोका गया, जिसपे दहशतगर्दी हुई? आप किस तरह देखते हैं? क्या आपको लग रहा है कि आज मुल्क में वैसी ही जमहूरियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का तो सलाम है। देखिए जी, बात यह है कि जो 18 अक्टूबर है, एक तो साथिया हुआ, उसके तमाम जितने भी शोहदा हैं उनको उनकी दर्जात बुलंद करने की वागो हैं। लेकिन हमें एक बात भूलना नहीं चाहिए कि जो हमारे भाई शहीद हुए, इनके खून की कुर्बानियों की वजह से जमहूरियत फूल फली,
लेकिन आज हम सिर्फ 18 अक्टूबर में एक जलसा कर लेते हैं, उनके कातलों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सके। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबरानी की हम किसी कातिल को गिरफ्तार न कर सके। जमहूरियत के नाम पर कारकुनान अपनी जान नछावर तो कर देते हैं, शहीद हो जाते हैं इस मादरे मिल्लत के लिए, लेकिन बात ये होती है कि जो जिस काज के लिए वो शहादत होती है, क्या हम उसको पूरा कर पाते हैं या उस फलसफे पर हम पैरामल हैं, और उसके साथ साथ क्या हमने उनके कातलों को सजा दे दी है। हुकूमत में होने के बावजूद अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक इन चीजों का तयन नहीं कर सकी जिनका मैंने अभी जिक्र किया है। दूसरी बात यह है कि हकीकत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या दीगर जो जमातें हैं उनके कारकुनान हो, उन सब की कुर्बानियां हैं जिनकी बदौलत आज जमहूरियत है। अब डिक्टेटर के खिलाफ खड़े हुए हैं, कारकुनान ने ही हमेशा वो कुर्बानियां दी हैं। लीडरशिप हमेशा बहुत कम नजर आती है। पीपल्स पार्टी के अलावा हमें कोई ऐसा खास इससे नजर नहीं आता कि जिन्होंने लीडरशिप में कुर्बानियां दी हो। तो ये बहुत अफसोसनाक अमल है कि कुर्बानियां तो बहुत दी गई हैं इस पाकिस्तान के लिए, लेकिन अभी तक वो कुर्बानियों का उस पार्टी के अंदर से कोई अमल ठीक है सरबुलंद साहब, इस वक्त हुकूमत आपकी है, लेकिन उस वक्त एक हुकूमत थी जो कि लीड कर रहे थे साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, उसको लीड कर रहे थे, और काफ लीग उनकी पार्टनर थी, और सिंध में भी MQM और काफ लीग की हुकूमत थी, और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और बहुत सारे लोगों की हुकूमत थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी। क्या उस वक्त हुकूमत का जो रवैया था कि बेनज़ीर साहिबा की वेलकम और उनकी पजीराई की जो आवेजा की गई थी, तस्वीर बिल बोर्ड, उनको हटाने के भी अहकामात दिए गए और उनके रास्ते रोके गए, फिर उनको यह कहा गया कि हम आपको हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कर देते हैं, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, आखिर में उनकी स्ट्रीट लाइट्स भी बंद कर दी गई। ये कड़ियां कहां जाके मिलती हैं? इस वक्त वफाकी हुकूमत आपकी भी है, आपको नहीं लगता कि अब हमें इस चीज को रोकना चाहिए कि पाकिस्तान जब से आजाद हुआ है हमने बहुत सारे लीडर खोए हैं? बिल्कुल आपने बजा फरमाया। हम तो पहले दिन से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जब ये वाकया हुआ, ये हादसा हुआ, उसकी पूरी बात जो है मोहतरमा का भी हादसा हुआ और पीपल्स पार्टी हुकूमत में भी आई, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने इस पर 1 इंच भी काम नहीं किया, जिसका आपने अभी जिक्र किया है। और इनके महरक़ात जानने की जरूरत थी कि लाइट किसके कहने पे बंद हुई, धमाके होते वक्त ये कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, किसी को कैफिर किरदार तक पहुंचाने की तो जहमत ही नहीं की गई है। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा था थोड़ी देर पहले कि पीपल्स पार्टी की वफाक और सूबे में गवर्नमेंट होने के बावजूद वो कौन सी कुव्वतें थी जिन्होंने पीपल्स पार्टी को आगे आने से रोका। जो कारकुनान ने शहादत दी, जो मोहतरमा की शहादत है, वो न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि आलम इस्लाम के लिए बहुत बड़ा एक सानहा था। उस पर हमने अभी तक क्या किया? अभी भी सूबे में हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इनको चाहिए कि अपने जितने भी वकला हैं, जिसमें से खोसो साहब हैं, एतजाज हसन साहब हैं और दीगर जो इनके वकला हैं, उनके जरिए कोर्ट में इस केस को ट्रायल पे क्यों नहीं लेकर आते, या जुडिशल कमीशन का मुतालबा क्यों नहीं करते, या दीगर फोरम का इस्तेमाल। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक इन्होंने की है इस इश्यूज के ऊपर, जबकि आज सानहे का दिन है। इनको आज कल जलसे के बजाय उस जलसे में इसका मुतालबा करते जिसका मैं अभी तस्करा कर रहा हूँ। इन्होंने तो यहाँ भी सियासत की है, महंगाई के हवाले से बात की है, दीगर इश्यूज पर बात की है। हम तो ये कहते हैं महंगाई किस वजह से, क्या पीपल्स पार्टी के पास गवर्नमेंट होती तो क्या ये पेट्रोल आज इस प्राइस पे नहीं होते? आप कंपेयर अगर करते हैं तमाम दुनिया में, इस वक्त इंटरनेशनल प्राइस तमाम दुनिया में बढ़ी है। घी के प्राइस देख लें, चीनी के प्राइस देख लें, सिलसिला कहीं और जा रहा है तो चले सरबुलंद साहब, परचेज पावर भी तो नहीं है ना सर अवाम के पास, और आपको सब्सिडी भी तो आप दे सकते थे। कुव्वत खरीद जो हम नहीं कहते थे, आदाद शुमार कहते हैं कि इंडिया में कुव्वत खरीद पाकिस्तान से बहुत कम है, पाकिस्तानियों की कुव्वत खरीद बहुत ज्यादा है। हम जरूर इस बात को कहते हैं कि हमारे पास 40% से जो पाकिस्तान की आवाम है
कम से कम 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गुर्बत की लकीर के नीचे रहते हैं। हमने उनको सब्सिडाइज करने की जरूरत है और आज हमारी वफाकी हुकूमत ने फौरी इकदाम करते हुए 65 रुपए जो तेल है और घी है उसको सस्ता करने का ऐलान किया है। दीगर अशिया पर भी हमने सस्ता किया, चीनी भी हमने 90 रुपए रेट मुकर्रर कर दिया। इसके अलावा जो दीगर अशिया है उसको भी, उस पर हमने फुल फोर ऐलानात किए, उसके रेट भी कम किए हैं। और उसके साथ साथ हम जो जिन 6 करोड़ लोगों की मैंने बात की है जो गुर्बत की लकीर के नीचे, उनको सब्सिडाइज करने के लिए लाएमल तय किया जा रहा है, जो चंद दिनों में उनका ऐलान होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरबुलंद साहब, आपने टाइम दिया। दीगर लोगों को भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। इस वक्त में ज्वाइन किया है नादिया अनवार ने, आप एंकर पर्सन है। नादिया, क्या आप सुन सकती हैं? जी जी। नादिया बताइएगा, 18 अक्टूबर 2007 बेनजीर साहिबा के काफिले पे हमला हुआ और बहुत सारे कारकुनान शहीद हुए, जख्मी हुए, दुश्मनाने जमहूरियत ने जमहूर पर हमला किया और खातून लीडर की जिद्दोजहद पे आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, ये एक ऐसा सानिया था कि जिसपे वाकई वो एक खातून थी और चूंकि हमारे माशरे में खातून को बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो आई और उन्होंने और उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए ही ये जो उस दिन ये वाकयात हुए थे, उस दिन उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए किया गया। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो है अपनी हिम्मत को कायम रखा। चले, ठीक है नादिया, आगे आप ये भी बताइए कि उस वक्त एक हमने देखा कि न पूरे ही पाकिस्तान से लोग बेनजीर साहिबा को वेलकम करने के लिए आए थे और तमाम चेहरे महक रहे थे। मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बालातर होकर और आम आवाम ने भी भरपूर शिरकत की उसमें। एक अजीब मनाजिर थे कि ईद से पहले लोग जिस तरह ईद सेलिब्रेशन की तैयारियां कर रहे थे कि जब उस वक्त हम उन लोगों से जब बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि हमारी तो ईद से पहले ईद है क्योंकि हमारी बेनजीर साहिबा आ रही हैं। तो उस महबूब कायद के लिए इतना प्यार, आपको लग रहा है कि आज भी आम आवाम जो है वो अपने लीडरान से इस कदर मोहब्बत करती है, या आज की जमहूरियत भी वैसी है जो कि बेनजीर साहिबा चाहती थी? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। उनके लिए जो मोहब्बत थी आवाम की, वो ना सिर्फ उस वक्त थी बल्कि मैं समझती हूँ कि आज भी उनके लिए मोहब्बत वैसे ही है। और चूंकि वो हमारे पूरे कहते हैं ना कि वो एक सिर्फ बेनजीर नहीं थी बल्कि वो पूरी खवातीन को जो है एक तरीके से प्रेजेंट करती थी। और बाकी उनकी मोहब्बत ना उस वक्त भी है, उनके लिए आवाम जो है उनके लिए एक तरह से उनकी ईद थी। और आज भी उनकी लेगेसी लेके जितनी भी खवातीन जो अपने प्रोफेशन में आगे चल रही हैं, वो उन्हीं की लेगेसी है जिसको लेके वो आगे चल रही हैं और वो उनकी दीवी मोटिवेशन है जिसकी वजह से वो आज भी जो खवातीन के अंदर जो जोश जज्बा है वो उन्हीं का दिया हुआ है। तो मैं ये समझती हूँ कि उनका साथ जो है आज भी किसी ईद से कम नहीं है। बहुत शुक्रिया नादिया अनवार, आपने टाइम दिया और आपने सुना कि जितने भी लोगों ने बात की और जिनसे हमने पूछा उन सबका यही कहना था कि जिस तरह बेनजीर साहिबा के जो जज्बात थे या उनकी जो बहादुरी थी कि बहुत सारे कठिन हालात वो इससे पहले भी देख चुकी थी। उनको पता था कि जो डिक्टेटर्स होते हैं उनकी क्या चालें होती हैं, वो किन पॉलिसीज़ के तहत जमहूरी जो लीडर होते हैं उनका रास्ता रोकते हैं। बेनजीर साहिबा जानती थी कि वक्त का आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ उनके लिए कितनी रुकावटें खड़ी कर सकता है। और वही हुआ कि हमने देखा कि 12 मई वकला पर पाबंदी, चीफ जस्टिस साहब घर पर और बहुत सारे ऐसे मामलात किए गए। मुल्क में एक दहशतगर्दी की एक वबा चल पड़ी थी कि कोई मस्जिद, कोई ऐसी जगह महफूज न थी कि जहां पर धमाके नहीं होते थे। हर तरफ से दहशतगर्दों ने लपेट रखा था। ब्लैक वाटर और मुख्तलिफ एजेंसीज और बहुत सारे हमारे जो एयर बेसिस हैं वो भी दे दिए गए थे। और अफगानिस्तान की हालत दूसरी तरफ, ऐसी मुश्किल सिचुएशन में बेनजीर साहिबा एक उम्मीद की किरण बनकर इस आवाम के सामने आई और जब उन्होंने इस सरजमीन पर पैर रखा तो वो अपने आंसू न रोक सकी और दुनिया ने देखा कि बेनजीर साहिबा जो कहती थी उन्होंने वही किया कि वक्त का आमिर चाहता है कि मैं अपनी सरजमीन पे ना हूँ, मैं अपने लोगों में ना हूँ, तो मैं आऊँगी। और वो आईं। जैसे वो पहुँची तो उनको डराया गया, धमकाया गया, हत्ता कि उनके काफिले पर धमाके भी किए गए, उनके जानिसारों की जानें ली गई ताकि बेनजीर साहिबा वापस हो जाए। लेकिन वापस नहीं गई। वो उस शहीद
कायद की बेटी थी और एक लेगेसी को वो लीड कर रही थी, तो वो कैसे पीछे हट सकती थी। उन्होंने उस सफ़र को जारी रखा और वो सफ़र कितना मुश्किल था, कितना तवील था। तमाम लोगों ने देखा कि उस सफ़र में हर जगह पर रुकावटें थी, हर जगह पर बम धमाके थे, लेकिन भुट्टो की बेटी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन भी धड़ल्ले से चलाई। और ऐसी तरह इन्हीं तल्ख राहों में, इसी जमहूरियत की बका के लिए चलते चलते रावलपिंडी के मकाम पर, उसी रावलपिंडी के मकाम पर जहां पर उनके वालिद जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी, थोड़ा सा आगे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी शहीद कर दिया गया। तो शहादतों का ये सिलसिला चल रहा है, मादरे मिल्लत में जमहूरियत की बका के लिए चलता रहेगा। और आज वीनस टीवी और स्पेशल मेरी टीम ने ये ट्रिब्यूट पेश किया उन परवानों को जो कि कारसाज के मुकाम पर शहीद हुए। ये जमहूरियत का तसलसल आपसे है, ये तुमसे है जमहूरियत। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।